हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है SCRA क्लासेस में। इससे पहले हमने कवर की थी NCERT क्लास थर्ड की। इससे पहले हमने कवर की थी NCERT क्लास थर्ड की। उसके बाद हमने कवर की NCERT EVS की क्लास फोर की। अब हम कवर करने जा रहे हैं NCERT EVS क्लास 5 की। मुझे उम्मीद है क्लास 3-4 की NCERT आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी पसंद आ रही है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं। जब चींटियाँ चलती हैं तो अपने पीछे कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जिसे सूंघकर यानी जो इनके पीछे जो चींटियाँ आ रही होती हैं वो अपना रास्ता बनाते हुए चली आती हैं। आप देखते होंगे जब चींटियाँ चलती हैं तो एक सीधी लाइन के रूप में भी चलती हैं, वो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा फीमेल की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, कुछ जो मेल कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपनी फीमेल की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, वो अपनी फीमेल की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो मच्छर है, हम देखते होंगे, हम कहीं भी अगर गर्मियों के दिनों में हम कहीं भी बैठ जाएं तो मच्छर हमें आसानी से कैसे ढूंढ लेते हैं, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है मच्छर हमारे शरीर की गर्मी और गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी जो बॉडी की हीट होती है उससे और हमारी बॉडी की जो स्मेल होती है उससे हमें आसानी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कुत्तों की जगह भी बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, अगर हम अपने आसपास भी देखें तो जो कुत्ते होते हैं उनका इलाका भी बटा हुआ होता है। ठीक है, अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में पहुंच जाता है तो उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता भी आया था। इसमें पेडागोगी का पॉइंट क्या है? बच्चे जानवरों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अगर आप बच्चों से बात करें, उन्हें तरह तरह के जानवरों के बारे में बताएं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते हैं। ठीक है, और उनके अनुभव अगर आप उनसे पूछें कि आपने कौन सा जानवर देखा है तो वो बहुत ही उत्सुकता से अपने अनुभवों को बताएंगे। इससे क्या होगा, अगर हम क्लास में कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो वो चर्चा को और ज़्यादा रुचिपूर्ण बना देता है। ठीक है, तो बच्चों में धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास करेंगे। जब वो किसी जानवर को देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, यानी जो पक्षी होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो सिर के लेफ्ट और राइट साइड में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो एक ही टाइम में अपनी लेफ्ट आँख से लेफ्ट तरफ की चीज़ें और अपनी राइट आँख से राइट तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, यानी जब ये बिल्कुल सामने देख रहे होंगे तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जैसे ये पक्षी है और ये अगर सामने देख रहा है तो इसकी दोनों आँखें यहाँ पर स्थित किसी एक ही चीज़ पर हैं। ठीक है, होती हैं। आपने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। आप किसी पक्षी को देखें तो कोई पक्षी ऐसे होते हैं जो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं?
ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें इस प्रश्न में ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, बहुत से पक्षी होते हैं जिनकी आंखों की पुतली घूमती है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। तो वो अपने आसपास कैसे देखेंगे? वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। ठीक है, तो वे अपने आसपास के माहौल को कैसे देखने की कोशिश करते हैं? अपनी गर्दन हिलाकर अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, यानी जब पक्षी बिल्कुल सामने देख रहे होंगे तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास हो जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि ये चीज हमसे कितनी दूरी पर है और वो उस चीज का बिल्कुल एकदम फिक्स अंदाजा लगा लेते हैं। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, यानी जब ये लेफ्ट आंख से लेफ्ट तरफ देख रहे हों और राइट आंख से राइट तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा? तो इनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, यानी देखने का इनका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है? चील बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम 1 किलोमीटर देख पाते हैं तो वो 4 किलोमीटर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ 2 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं तो ये पक्षी वही चीज़ को बिल्कुल साफ साफ 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम जब देखते हैं तो हमें तो हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? हमें तो हर चीज़ कलरफुल दिखाई देती है। जैसे ये मार्कर अभी हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रात्रि में जो जागने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? उनको हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ ज़रूर पूछा गया है एग्ज़ाम में। 2019 का एग्ज़ाम उठा के देखें और उससे पहले के भी एग्ज़ाम देखें तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अगर हम बात करें क्या सांप के कान होते हैं, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। तो सांप पहचान कैसे करता है? ज़मीन पर हुए वाइब्रेशन की हेल्प से। तो सांप सुनता कैसे है? ज़मीन पर हुए वाइब्रेशन की हेल्प से वो अपने आसपास के माहौल को पहचानने की कोशिश करता है कि खतरा तो नहीं है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी जब कोई अलग टाइप का खतरा हो तो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, कोई अलग टाइप का खतरा हो तो अलग तरह की आवाज़ें निकालेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती है। ठीक है, अगर मछलियों को जैसे किसी को बताना हो कि हाँ हमारे आसपास खतरा है, आप भी अलर्ट रहिए, तो वो कैसे देती हैं अपनी चेतावनी? बिजली की तरंगों से। ठीक है, जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, तो जब भूकंप आने वाला होता है तो जो आसपास के जो जानवर होते हैं वो कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करने लगते हैं। अगर हम उनके बिहेवियर को पहचान जाएं तो हमें ये पता लग सकता है कि भूकंप कब आने वाला है। ठीक है, डॉल्फिन, अगर इसी तरह हम डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। जो डॉल्फिन है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्लॉथ। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में है? स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या होता है? ठीक है, तो अगर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं स्लॉथ क्या होता है। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये स्लॉथ का चित्र है। ये स्लॉथ का चित्र है। ठीक है, ये स्लॉथ है। ये हमें बिल्कुल जो भालू है उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये भालू नहीं है। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये भालू जैसे दिखते तो हैं लेकिन ये भालू हैं नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। यहाँ पर ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये
दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 17 घंटे लगभग पेड़ से उल्टे लटक कर सोते ही रहते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, ठीक है, यानी जिस पेड़ पर रहेंगे उसी के पत्ते खाते रहते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जनरली इधर उधर कब घूमते हैं? भोजन की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, लेकिन ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं, इसीलिए इन्हें ज़्यादा आसपास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूम पाते हैं, ठीक है। तो अगर स्लॉथ का जीवन काल पूछा जाए तो लगभग 40 वर्ष है, ठीक है। ये सप्ताह में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगर इन्हें पेड़ से नीचे उतरने की ज़रूरत होती भी है तो ये सप्ताह में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बाघ। बाघ के बारे में जानते हैं, तब तक आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि टाइगर स्टेट, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहते हैं। टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहा गया है, ठीक है। तो चलिए हम बाघ के बारे में जानना शुरू करते हैं। ये इसमें है, हाँ, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। जो बाघ है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। अगर जरा सा भी वाइब्रेशन कहीं हो रहा होगा तो बाघ की जो मूंछें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पर ये रेड कलर से मार्क किए गए हैं। बाघ की जो मूंछें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आसपास थोड़ा सा भी खतरा होता है तो उसको तुरंत ही महसूस कर लेती हैं, ठीक है। तो अपने ये बाघ का इमेज देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद कैसे मिलती है? बाघ की इन मूंछों की मदद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात की गई है जो बाघ है, ठीक है। हाँ, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी बाघ को अपना इलाका बताना हो कि मेरा इलाका यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो वो अपने मूत्र की गंध यहाँ भी छोड़ देंगे और यहाँ भी छोड़ देंगे। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की गंध को आसानी से पहचान लेता है, ठीक है। एक बाघ दूसरे बाघ की गंध को आसानी से पहचान लेता है। फिर ये उसका निर्णय है कि वो उस बाघ के इलाका में घुसने की कोशिश करता है या नहीं। अगर वो घुसता हुआ पकड़ लिया गया तो दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। बाघ अपनी आवाज़ को क्या करते रहते हैं? लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी बाघ की आवाज़ को नोटिस करेंगे, कभी आपको मौका मिले, तो बाघ अपनी आवाज़ को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के गुर्राने की आवाज़ को हम 3 किलोमीटर दूर तक पहचान सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से भी आवाज़ में अंतर भांप लेता है, ठीक है। अगर शिकार कहीं झाड़ियों में छिपा हो तो वो बता सकता है, बाघ अपनी मूंछों की हेल्प से, कि वो शिकार के हिलने की आवाज़ है या हवा से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ है। ओके फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आ गया बाघ। ये इसमें भी आप देख रहे हैं इसके जो ये जो कान हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूम सकते हैं। बाघ के कान हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूम सकते हैं। चलिए अपने फिर उसी पॉइंट पे वापस चलते हैं।
मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हम हेलिज नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। हाँ, भरतपुर में कौन सा पार्क है? भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। जो कालबेलिया लोग होते हैं, यानी जो कालबेलिया जनजाति है, वो सांपों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सांप इनके फ्रेंड्स होते हैं। कालबेलिया डांस भी होता है। कालबेलिया एक डांस भी होता है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं भी होती हैं, जिसमें सांप जैसी मुद्राएं भी होती हैं। अगर मॉडर्न तरीके से बताया जाए तो उसे नागिन डांस भी कह सकते हैं। ठीक है, नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ कहाँ किया जाता है, ये पॉइंट जरूर मार्क करें। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। यानी जो नाग गुम्फन डिजाइन है वो रंगोली में भी प्रयोग किए जाते हैं, कढ़ाई में भी प्रयोग किए जाते हैं, और ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुम्फन यानी नाग के आकार की बंधी हुई डिजाइन्स। ठीक है, अब वाद्य यंत्र देखते हैं। बीन, तुम्बा और खंजरी। बीन जो आप लोग जानते ही होंगे, बीन, तुम्बा और खंजरी कैसे बनते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कैसे, किससे बनाए जाते हैं? सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, सांप किसानों के क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। क्यों? ये फसल में से चूहों को खा जाते हैं। ये फसल में से चूहों को खा जाते हैं। सांप का एक और दोस्त कौन होता है? सांप का एक और दोस्त कौन होता है? केंचुआ। सांप का एक और दोस्त कौन होता है? केंचुआ। ठीक है, क्यों होता है ये आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। जैसे नाग, किंग कोबरा भी कहते हैं, करैत सांप, डुबोइया और अफाई सांप। ये सिर्फ 4 सांप के प्रकार हैं जो सिर्फ जहरीले होते हैं। ठीक है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है, यानी जो सांप के दांत होते हैं वो खोखले होते हैं और उसमें जहर भरा हुआ रहता है। जब सांप किसी को काटता है तो उन्हीं खोखले दांतों में जहर आ जाता है और वो जहर सामने वाले व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इससे बचने का एक ही उपाय है। अगर सांप काट ले तो हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा हो, ठीक है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा हो उसे क्या करें हम? उसे तुरंत सांप के जहर के असर को कम करने वाली दवाई क्या दी जाए? सीरम दी जाए। ठीक है, जो सीरम है वो किससे बना होता है? यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री मिलता है। ठीक है, और ये सभी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसमें पेडागोगी का पॉइंट क्या है? बच्चे जब अपने विचार साझा करते हैं, ठीक है, जब जो बच्चे हैं वो अपने विचारों को साझा करते हैं तो इससे उनकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी के मौके मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों से उनके किसी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे हमने अभी पीछे पॉइंट पढ़ा था कि बच्चों से जानवरों के बारे में बात करनी चाहिए जो उन्होंने देखी हो, तो वो तरह तरह के पॉइंट बताते हैं जिससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, आम तौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारे पेट का पाचक रस, ठीक है, हमारे पेट में जो एक पाचक रस पाया जाता है वो एसिड यानी कि अम्ल की तरह से होता है। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इस बात का पता किसने लगाया था? डॉक्टर बोमेट। डॉक्टर बोमेट को पाचक रस के बारे में बहुत ही कोशिशों के बाद ये जानकारी हाथ लगी थी। आंत्रेयपुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मामिड़ी
तांद्रा, मामड़ी तांद्रा किसे कहते हैं? आम पापड़ को कहते हैं। ठीक है, अब ये मामड़ी तांद्रा बनाया कैसे जाता है? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कैजुरीना पेड़ के डंडे चाहिए, नारियल की रस्सी चाहिए, गुड़ और चीनी और धूप। ठीक है, अम्मा और अप्पा, अम्मा माने मम्मी, अप्पा माने दादी। ठीक है, तो इसे बनाने की विधि क्या है? इसे बनाने की विधि है पके हुए आम के रस को छानकर उसमें गुड़ चीनी मिलाकर पतली परत के रूप में फैलाकर धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब ये सूख जाते हैं तो हमारा मामड़ी तन्ना यानी कि आम पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बीजों के अंकुरण। ठीक है, हम ये जानते हैं कि बीजों के अंकुरण में कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता होती है। हवा का तापमान क्या है, नमी क्या है अभी, और अंकुरण में होने वाले समय में अंतर आ सकता है। ठीक है, अगर किसी जगह की हवा के तापमान में नमी है, ठीक है, तो वहाँ पर बीजों के अंकुरण का समय काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी क्षेत्र की हवा में नमी बहुत ही कम है यानी कि बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो बीजों का अंकुरण सही टाइम पर भी हो सकता है, यानी उसमें कम समय लग सकता है। हम बात करते हैं शिकारी पौधे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये शिकारी पौधे क्या होते हैं। शिकारी पौधे क्या होते हैं? ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, इसीलिए इन्हें शिकारी पौधे भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसमें नेपथिंसीज, इसमें जो नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगर हम इसमें भारत की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। आप लोग हमें बताएंगे कि मेघालय भारत का कौन सेवा राज्य है। ठीक है, और ये भारत के किस दिशा में स्थित है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं नेपेंथिस। तो नेपेंथिस का आकार कैसा होता है? घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का क्या लगा होता है? ढक्कन लगा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। अब घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, घड़े से बहुत ही अलग तरीके की स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े होते हैं वो इसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, और पौधे जैसे ही इसके ऊपर पहुंचते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया हुआ नेपेंथिस और शिकारी पौधे क्या होते हैं। अब बात करते हैं वेलक्रो की। अब बात करते हैं वेलक्रो क्या होता है। ठीक है, तो सन 1948 यानी भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद जॉर्ज मेस्ट्रॉल अपने कुत्ते के साथ घूमने निकले। ठीक है, सुबह सुबह जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने अपने कुत्ते को लिया और सुबह सुबह सैर पर निकले। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने क्या देखा कि उन दोनों पर बीज चिपक गए हैं। ठीक है, उन दोनों पर कुछ ऐसे बीज चिपक गए हैं, तो वो इनके देखकर वो हैरान में पड़ गए, कुछ बीज हम पर कैसे चिपक सकते हैं। जब इन्होंने इनको माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि इन बीजों में छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? हुक लगे हुए हैं, जो आसानी से हम पर चिपक गए हैं। ठीक है, तो इससे इन्हें एक आइडिया आया क्या बनाने का? वेलक्रो बनाने का। इन्हें आइडिया किसका आया? वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो वो होता है जो सैंडल वगैरह में जो मिलता है हमें, जो कोई भी खींचते हैं तो आवाज़ निकलती है, वो होता है वेलक्रो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं। अभी हमने वेलक्रो की डिस्कवरी की बात करी, जो बीज होते हैं तो चिपक कर इनके साथ आ गए थे। ठीक है, तो बीजों के आसपास फैलने के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे पौधे स्वयं भी बीजों को दूर छिटक देते हैं। ठीक है, जब बीज इनकी फली फटती है तो बहुत सारे जो बीज होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां जब पक जाती हैं तो पकने के बाद फट जाती हैं, तो इनके बीज बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं।
तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे कभी कभी पूछ लेता है कि मिर्ची कहाँ से आई, साउथ अमेरिका से आई। भिंडी कहाँ से आई, भिंडी और भूरी कॉफ़ी अफ्रीका देश से आई। गोभी मटर कहाँ से आया, यूरोप से आया। सोयाबीन कहाँ से आया, हमारे देश में सोयाबीन आया, चीन से आया। ये सारी चीज़ें जब हमारे देश में आई तो हमारी देसी सब्जियां क्या हैं? हमारी देसी सब्जियां हैं बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, टिंडा, मेथी। ये सब क्या हैं? ये हमारी देसी सब्जियां हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घड़ीसर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घड़ीसर क्या होता है? तो सर माने हैं तालाब। ठीक है। तो 650 साल पुराना ये तालाब है, जो किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। शायद इसीलिए इसका नाम घड़सीसर पड़ गया। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये है, इसके दोनों तरफ पक्के घाट थे जो किसे सजे हुए थे? बरामदों से सजे हुए थे। ठीक है। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ठीक है। तो ये घड़सीसर क्यों बनवाया गया था? पानी इकट्ठा होने के लिए। जो जैसलमेर कहाँ है? वो राजस्थान में है। हम क्लास थर्ड की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि जो राजस्थान है उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ठीक है। तो वहाँ पर पानी का इंतजाम कैसे किया गया है? घड़सीसर बनवा कर किया गया है। तो तालाब इस तरह बनवाया गया था कि जब पानी से भर जाता था तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाबों में चला आता था। जब वह भी भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। ठीक है। तो इसे ऐसे समझें, जैसे ये एक तालाब है, जब ये फिल हो गया तो इसके नीचे वाला तालाब भर गया, जब ये फिल हो गया तो इसके नीचे वाला तालाब भर गया। ठीक है। इस तरह कितने तालाब बने हुए थे? 9 तालाब बने हुए थे। इस तरह कितने तालाब बने हुए थे? 9 तालाब बने हुए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलबरूनी। ठीक है। अलबरूनी कभी कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। ठीक है। बावड़ी क्या होती है? बावड़ी होती है सीढ़ीदार कुआं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो बावड़ी है वो अभी किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है। तो पानी को ऊपर खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंचते थे। ठीक है। ठीक है। बावड़ी क्या होता है? बावड़ी में पानी ऊपर नहीं खींचा जाता था, बल्कि लोग खुद बावड़ी तक पहुंचते थे सीढ़ियों के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा तब जो बावड़ी हैं उनको भुला दिया गया था, तो उनको एक बार फिर से याद किया गया और फिर से साफ किया गया। जब पानी इसमें बरसात हुई तो इसमें पानी बढ़ा, तो फिर से आसपास के इलाकों में पानी की भरपूर मात्रा में उपलब्धता हो गई। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि ईयर ये जो 1986 है ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तरुण भारत संघ क्या करता है? पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करता है। तरुण भारत संघ क्या करता है? पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करता है। ठीक है। पानी की एक एक बूंद है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना कीमती कि इतना नमकीन है कि इसमें 1 लीटर में कितने ग्राम नमक है? 300 ग्राम नमक है। अगर हम मृत सागर से पानी निकालें और 1 लीटर पानी निकालें, उसके 1 लीटर पानी में कितना नमक होगा? 300 ग्राम नमक होगा। इसमें तैरना आसान होता है। अगर हम मृत सागर में तैरें तो इसमें बहुत ही आसानी से हम तैर सकते हैं। ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दांडी यात्रा 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू की गई। ठीक है। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई, जो किसके लिए थी? नमक कानून के लिए थी। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट की लंबी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? अहमदाबाद से कहाँ तक? दांडी के समुद्र तट तक। इसमें नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। इस तरह से ये
नमक मिलता है हमें, ठीक है। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है मच्छरों से। इस बात का पता किसने लगाया? रोनाल्ड रॉस ने लगाया। इस बात का पता किसने लगाया? रोनाल्ड रॉस ने लगाया। मलेरिया की दवाई पुराने समय में किससे बनाई जाती थी? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही प्रयोग करते थे, लेकिन अब इस छाल से क्या हो रहा है? अब इस छाल से दवाई बनाई जा रही है, ठीक है। एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया होता है खून की कमी से। एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया होता है खून की कमी से। इसमें क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। खून में किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की और आयरन की कमी हो जाती है। तो इससे एनीमिया को दूर करने के उपाय क्या हैं? दूर करने के उपाय हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाएं तो एनीमिया से छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एनीमिया हो जाता है तो इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है? इसका बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इससे बच्चे ठीक से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनमें फुर्ती की कमी भी होती है। अगर किसी बच्चे को एनीमिया हो जाता है तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है, और उस बच्चे में फुर्ती की कमी भी होती है, ठीक है। तो लार्वा क्या है? लार्वा है मच्छर जब पानी में अंडे देते हैं तो उनसे छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं, जिसे हम लार्वा कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। हम देखेंगे ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना और साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, ठीक है, और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से, अगर आपके ग्रुप में किसी भी सदस्य ने गलती की तो सजा भुगतने के लिए कौन तैयार रहना चाहिए? हमेशा ग्रुप लीडर। इससे क्या होता है? इससे जिम्मेदारी का एहसास होता है और ग्रुप के सभी लोग कम से कम गलती करने की गुंजाइश करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से भी लोग आए थे, ठीक है। तो पिट ऑन किसे कहते हैं? पिट ऑन खूंटों को कहते हैं और स्लिंग किसको कहते हैं? हुक को। तो पिट ऑन किसे कहते हैं? पिट ऑन कहते हैं खूंटियों को, जो टेंट बनाते समय गाड़ी जाती हैं, और स्लिंग किसको कहते हैं? स्लिंग कहते हैं हुक को, ठीक है। तो टेकला गांव कितनी ऊंचाई पर है? 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर खेती कैसे की जाती है? सीढ़ीदार खेतों में की जाती है, ठीक है। यानी जो पहाड़ हैं उन पर खेती कैसे की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। अगर आपको चढ़ने का मौका मिले तो आप चढ़ाई के लिए कौन कौन सा सामान ले जाना चाहेंगे? खाने का डिब्बा बंद खाना, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी कि जैकेट, सीटी, गुड़ और चना। ये सारी चीज़ें चढ़ाई पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। रैपलिंग वर्ड का मतलब क्या है? पहाड़ से नीचे उतरना। रैपलिंग वर्ड का मतलब क्या है? पहाड़ से नीचे उतरना। पछेंद्री पाल जो माउंटेनियर हैं, वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं, वो कहाँ की हैं? गढ़वाल के नकुरी गांव से हैं। वो कहाँ से हैं? गढ़वाल के नकुरी गांव से हैं, ठीक है।
तो ये कब माउंट एवरेस्ट पर पहुंची? 23 मई 1984 को 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल जी ने कदम रखा। कितने बजे कदम रखा? 1:07 पर। कब? 23 मई 1984 को। ठीक है। अब गोलकुंडा क्या है? आपने इस फोर्ट का नाम जरूर सुना होगा, गोलकुंडा। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार पर कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। ठीक है। 1518 से 1687 तक इसे कुतुबशाही सुल्तानों ने यहाँ पर क्या किया? रूल किया। यह सन 1200 में किसका बना था? मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है। अब फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कोई कुछ ही बोलता है। यहाँ पर एक दरवाजे का नाम है फतेह दरवाज़ा। अगर इस पर खड़े होकर कोई बोलता है या ताली भी बजाता है तो ये कहाँ डायरेक्ट सुनाई देता है? राजा के महल में सुनाई देता है। यहाँ हैदराबाद म्यूजियम भी है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में पड़ता है। ठीक है। भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हो सकते हैं? उल्टे हो सकते हैं। सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। तो भारतीय मूल की महिलाएं जो अंतरिक्ष में गई हैं वो कौन हैं अभी तक? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांदला। ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर हमें बताएं कैसा लगा आपको। ठीक है। तो अंतरिक्ष यान में जीवन कैसा होता है? ठीक है। आखिर हम लोग भी ये जानने की कोशिश करते हैं जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनका जीवन आखिर कैसा होता है। ठीक है। तो यान में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तैरते हुए जाते हैं। पानी भी एक जगह वहाँ पर नहीं टिका रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। अगर हम पानी की बात करें तो वो एक जगह नहीं टिकता है, उड़ता हुआ रहता है। ठीक है। अभी हाथ मुंह कैसे धोते हैं जब पानी उड़ता रहता है? हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और मुंह हाथ साफ करते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है तो बाल हमेशा ऊपर की तरफ खड़े रहते हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। किससे गई थी? अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। ठीक है। ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, एक तरफ हम कागज को गिराएं, एक तरफ हम सिक्के को गिराएं, दोनों को गिराएं और जब हम जो हवा का प्रतिरोध है उसको जीरो कर दें, ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ में गिरेंगी। ठीक है। अगर उसमें हवा लगती है तो जो भारी चीज़ है वो पहले गिरेगी। ठीक है। जो कागज़ है वो बाद में गिरेगा। लेकिन अगर हम पहले किताब रख दें और उसके ऊपर कागज़ रख दें, ठीक है, ये किताब है ये कागज़ है, इसको गिराएं तो दोनों एक साथ गिरते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ को मडराते हुए गिरते देखते हैं जब हवा उनकी चाल को धीमा कर देती है। ठीक है। तो ये कैसे गिरते हैं? मडराते हुए गिरते हैं। क्यों? कि उनको हवा का प्रतिरोध इनकी चाल को धीमा कर देता है। उपग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? टीवी में करते हैं, टेलीफोन में करते हैं और मौसम की जानकारी के लिए। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ठीक है। तारे क्या करते रहते हैं? तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। ठीक है। कोई चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखाई दे, अगर हमें आसमान में कोई चीज़ बहुत ही स्पीड से जा रही हो तो वो सैटेलाइट हो सकती है। तो वो क्या हो सकती है? सैटेलाइट हो सकती है। ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है? यानी जो टूटता तारा है वह क्या होता है? जो पृथ्वी के वातावरण में आते ही जल जाता है। ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है? जैसे ही कोई पिंड टूटा और वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जैसे ही इंटर किया तो वो आते ही वो बर्न होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। सन 1969 में 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है
कि चांद पर सबसे पहले पैर किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। ठीक है। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर किसकी बावड़ी है? अडाजल की बावड़ी है। ठीक है। किसकी बावड़ी है? अडाजल की बावड़ी। अभी हम पिछले पॉइंट्स में पढ़ के आए हैं कि बावड़ी का प्रयोग पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पेट्रोल यह ज़मीन से बहुत नीचे से आता है। पेट्रोल कहाँ से आता है? ये ज़मीन के बहुत नीचे आता है। यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप भी बनता रहता है। अगर हम ये कहें कि पेट्रोल को कौन बनाता है, तो ये ज़मीन के नीचे अपने आप ही बनता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह हर जगह नहीं होता। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ये हर जगह नहीं मिलता है। देश में कुछ ही जगह तेल निकाला जाता है। देश में कुछ ही ऐसी जगह होती हैं हर देश में जहाँ से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। इसको साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी कहाँ से निकलती है? ज़मीन से निकलती है। वह भी कैसी है? बहुत ही सीमित है। सीएनजी की फुल फॉर्म देख लें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से बात करते हैं। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार लिक्विड होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घुली हुई रहती हैं। इसे साफ करने के लिए कहाँ ले जाते हैं? रिफाइनरी में ले जाते हैं। आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि भारत में बनने वाली पहली रिफाइनरी का नाम क्या है। ठीक है। और ये किस राज्य में है? इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे क्या मिलता है हमें? केरोसिन, डीजल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बल्कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मोम भी इसी से मिलता है। कोल तार, ग्रीस और प्लास्टिक और पेंट, ये सब इसी से मिलने वाले कुछ पदार्थ हैं। बात करते हैं मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। लेह क्या है? लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लेह कैसा रेगिस्तान है? ठंडा। अगर हम हॉट डिजर्ट की बात करें, इंडिया में हॉट डिजर्ट का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। अगर भारत में कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो उसका नाम क्या है? लेह। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घर पत्थरों से बने होते हैं। यहाँ के घर कैसे बने होते हैं? पत्थरों से बने होते हैं, जो दो मंजिले भी होते हैं। दो मंजिले घर को कैसे बनाते हैं? पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक बनाते हैं। ठीक है। दो मंजिल ऐसे बनाई जाती हैं। उस पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई होती है और ऊपर जाने के लिए क्या बनी हुई होती हैं? सीढ़ियाँ। यानी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं। नीचे की मंजिल किसके लिए होती है? नीचे की मंजिल जानवरों के लिए होती है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है। यानी जो नीचे की मंजिल है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। ठीक है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। छत को मजबूत कैसे बनाते हैं? पेड़ों के मोटे मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी को समझते हुए। इसकी छत कैसी होती है? यहाँ की छत समतल होती है। ठीक है। तो चांगथांग का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। जो चांगथांग इलाका है वो कितनी ऊंचाई पर है? 5000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यह एक मैदानी इलाका है जो बिल्कुल सुनसान है और कैसा है? पथरीला है। ठीक है। तो चांगथांग का मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। और ये कितने हज़ार मीटर की ऊंचाई पर है? ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक मैदानी इलाका है और सुनसान और पथरीला है। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन में कमी होती जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द भी हो सकता है और कमजोरी भी हो सकती है। कभी कभी हमें उल्टी भी आ सकती है। चांगपा लोग कौन होते हैं?
चांगपा घुमंतू लोग होते हैं, ये एक जगह पर नहीं रहते, ठीक है। अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। तो चांगपा लोग कौन होते हैं? चांगपा लोग घुमंतू लोग होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ी मैदानों में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान भी मिल जाता है, ठीक है। इन्हीं जानवरों से ही अपनी ज़रूरत का सामान प्राप्त कर लें, जैसे दूध भी मिल जाता है, मांस भी मिल जाता है, टेंट के लिए चमड़ा भी मिल जाता है और स्वेटर के लिए ऊन भी मिल जाती है, ठीक है। तो ऊन ये कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम पश्मीना की, यहाँ पर बात करेंगे हम पश्मीना की, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इन बकरियों के बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है, ठीक है, जिनसे क्या बनाई जाती है? शॉल, ठीक है। तो पश्मीना ऊन किनसे मिलती है? इन्हीं बकरियों से जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती हैं, ठीक है। जितनी ठंड और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। यानी ये बकरियां जितनी ऊंची जगह पर रहेंगी और जितनी ठंड होगी, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। ये अपना सारा सामान याक और घोड़ों पर लाद कर घूमते हैं। कौन? चांगपा लोग। इनके टेंट को क्या कहते हैं? रैबो कहते हैं। इनके टेंट को क्या कहते हैं? रैबो कहते हैं, ठीक है। तो याक होता है इनके पास, उसके बालों से बुनाई करके चांगपा क्या बनाते हैं? पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये पट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊंचाई पर जाने पर हवा में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई लोग अपने साथ इसीलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। तो अभी हमने देखा था कि टेंट का नाम क्या था? रैबो, ठीक है। तो अब इस टेंट के बारे में जानेंगे, आखिर इस टेंट की खूबियाँ क्या हैं, आखिर इस टेंट की खूबियाँ क्या हैं, ठीक है। तो पट्टियाँ ज़मीन से 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी होती हैं, ठीक है। जो याक के बालों से जो पट्टियाँ बनाई जाती हैं वो कितनी डंडियों से बंधी होती हैं? 9 डंडियों से। कितनी डंडियों से बंधी होती हैं? 9 डंडियों से बंधी होती हैं। टेंट लगाने से पहले, ठीक है, ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट बहुत ऊंचा होता है, जिसमें खड़े होने की भी जगह होती है। आमतौर पर टेंट ऐसा नहीं होता है। टेंट लकड़ी के बड़े बड़े डंडों पर खड़ा था। टेंट लकड़ी के बड़े बड़े डंडों पर खड़ा था। रैबो के बीच में एक खुली जगह भी थी, जहाँ से चूल्हे का धुआं भी बाहर जाता था। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। यानी ये कितनी डंडियों पर टिका रहता है? 9 डंडियों पर। टेंट लगाने से पहले ये क्या करते हैं? इसमें 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। उस टेंट के आसपास ये क्या लगाते हैं? उसमें टेंट लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें बीच में एक खुली जगह होती है, जहाँ से चूल्हे का धुआं भी बाहर जा सकता है। अब हमने बात की थी पश्मीना शॉल की, ठीक है। तो ये पश्मीना शॉल कैसे बनती है, क्या होता है इसका? पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर, कितने? 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, पर ये मोटी बिल्कुल नहीं होती। जो पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, लेकिन ये मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये किससे बनाई जाती है? पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम, यानी कि -4 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, ठीक है। इनसे इस सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में क्या होता है? झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं
बकरी के 6 बाल मिलाकर, यानी अगर पश्मीना बकरी के 6 बाल मिला दिए जाएं तो हमारे सिर की मोटाई के बाल के बराबर होंगे। यानी इस बकरी के 6 बाल और हमारा सिर का 1 बाल दोनों बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए क्या होते हैं, खास बुनकर पाए जाते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल की बुनाई करने के लिए खास बुनकर होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक बुनकर 250 घंटे लगातार बुनाई करे तब जाकर साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तब जो शॉल तैयार होगी वो कैसी होगी, सिंपल पश्मीना शॉल होगी, उसमें डिजाइन वगैरह कुछ नहीं होगा। आपको ये समझ में आया होगा पश्मीना शॉल क्या है, कैसे बनती है। एक ही जगह पर कई तरह के घर होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने आसपास भी देखने की कोशिश करें तो एक ही जगह पर कई तरह के घर मिलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, मौसम कैसा है वहाँ, उस घर के लोगों की ज़रूरत कैसी है, उनके पास पैसा कैसा है, वहाँ पर मिलने वाला सामान कैसा है। ठीक है, तो लेखा क्या होता है, रैबों के पास भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। लेखा की दीवार कैसे बनाते हैं, पत्थरों को पत्थरों के ऊपर रखते जाते हैं और दीवार बन जाती है। ठीक है, हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए एक खास निशान लगाते हैं। ठीक है, भेड़ों को चराने का काम किनका होता है, भेड़ों को चराने का काम महिलाओं का होता है। ठीक है, अब इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेह और करगिल। ठीक है, लेह से करगिल, करगिल से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू। जम्मू में क्या है, जम्मू में जो घर हैं वो ईंट, कांच और स्टील के मजबूत घर होते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं। जब ये अपने घर में खाने के लिए रोटी नहीं बनाते हैं तो ये रोटी कहाँ से बनाते हैं, रोटी ये बनाते नहीं हैं बल्कि खरीदते हैं। कहाँ से, बेकरी से खरीदते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट कहाँ रहते हैं, हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कितने लंबे हो सकते हैं, 80 फुट तक। और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक हो सकती है। बीच में इनकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, 8 से 9 फुट तक हो सकती है। बोट की तरह लकड़ी के डोंगे, ठीक है, लकड़ी के जो डोंगे होते हैं वो भी पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील, श्रीनगर में कौन सी झील है, डल झील है। और कौन सी नदी है, झेलम नदी है। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। ये जो डोंगे होते हैं इनमें कई परिवार रहते हैं। मकानों की तरह डोंगों में भी कई कमरे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, खत्मबंद क्या है। खत्मबंद हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की नक्काशी होती है। खत्मबंद क्या है, लकड़ी पर बनाई गई एक आर्ट है जिसमें एक खास डिजाइन बनी होती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। तो कैसा दिखता है, जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। खत्मबंद कैसा दिखता है, जिगसा पजल जैसा दिखता है। घर पत्थरों को काटकर, यहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कहाँ दिखते हैं, कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं हमें, कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। ठीक है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। पत्थरों के ऊपर क्या किया जाता है, मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है। और क्या किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है। घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। घर की छत होती हैं वो ढलवा बनाई जाती हैं। डब क्या है, यहाँ पुराने घरों की पहचान है। जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी हुई रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें डब कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें डब कहते हैं। ठीक है।
यहाँ पुराने घर जो होते हैं वो ईंट, पत्थर और लकड़ी से मिलाकर बनाए जाते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर मेहराब बने होते हैं। मेहराब इस टाइप की डिजाइन होती है, ये आपने देखा होगा। ये शायद मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, इस टाइप की डिजाइन होती है। ठीक है। जो बकरवाल लोग होते हैं वो लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। ठीक है। अगर हम यहाँ पर, ये सर्दियाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सर्दियों में कोई नहीं रहता है। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं। ठीक है। जो कच्छ जिला है वो कहाँ है? कच्छ जिला गुजरात में है। यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को क्या आया था? यहाँ पर भूकंप आया था। यहाँ बने घर सूखे, तालाब से चिकनी मिट्टी। जब भूकंप आया तो यहाँ बहुत सारे घर गिर गए, बहुत सारे हानि हुई। यहाँ पर दोबारा घर कैसे बनाया गया? यहाँ पर सूखे तालाब से मिट्टी निकाली गई, चिकनी उसमें गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले मिलाए गए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की, चूने से पुताई की और फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया गया। इस तरीके से घर बनाया गया भूकंप आने के बाद। भूकंप आने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? घर के बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत देर हो गई और आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फर्श पर लेट जाओ और किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। भुज कहाँ पर है? भुज गुजरात में है। अभी आपने नोटिस किया होगा, भुज नाम से एक पिक्चर और आई थी। भुज नाम से एक पिक्चर आई थी जो अजय देवगन की थी। ठीक है। तो बाढ़ द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? किसान। बाढ़ द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? किसान। और मछुआरे सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होते हैं? सुनामी से। किससे प्रभावित होते हैं? सुनामी से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी कहानी। इस क्लास 5 NCERT में डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी कहानी का नाम क्या है? उसी से ठंडा उसी से गरम। उसी से ठंडा उसी से गरम। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। जैसे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। जैसे अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी का तापमान उतना नहीं होता है, तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो ठंडी हमें लगती है। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो हमारा बाहर का तापमान बहुत कम होता है और हमारी बॉडी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा हमको गर्म महसूस होती है। ठीक है। बच्चों को अवधारणाओं समझने के लिए उनके अलग अलग अनुभवों को जोड़ना जरूरी है। ठीक है। तो बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे तो उनके अनुभवों को हमें इसमें जोड़ना जरूरी हो जाता है। मुंह में हवा भरकर, अगर हम मुंह में हवा भर लें और उसे शीशे पर फूंकें तो उससे क्या होता है? सांस कैसी होती है? गर्म होती है। और शीशा कैसा होता है? ठंडा होता है। इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जम जाती हैं और शीशे को क्या कर देती हैं? धुंधला कर देती हैं। क्या कर देती हैं? धुंधला कर देती हैं।
डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारे दिल की धड़कन की जांच करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके हमारे दिल की धड़कन की जांच करते हैं। ठीक है। गर्म हवा ठंडी होकर ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। जो ठंडी हवा होती है वो भारी होने के कारण नीचे आती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात की गई है, स्टालिन के ने एक पिक्चर बनाई थी अनटच्ड, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। तो गांधी जी के करीबी कौन थे? महादेव देसाई। उनका बेटे का नाम क्या है? नारायण, जो कहाँ रहता है? गांधी के आश्रम में। तो आपको गांधी जी का आश्रम बताना होगा कहाँ पर है। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या है? साबरमती आश्रम। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। जो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था पीछे, 1930 में नमक कानून तोड़ने साबरमती से शुरू हुआ और कहाँ पर जाके रुका था? डांडी पर, समुद्र के किनारे। महाराष्ट्र में एक शहर है वर्धा। ठीक है। तो वर्धा शहर है। आपने एक वर्धा योजना भी सुनी होगी, आपने एक वर्धा योजना को जरूर सुना होगा। तो ये क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। गोरेगांव, वर्धा, यहाँ पर एक शहर है गोरेगांव, महाराष्ट्र में ही। तो गांधी जी का फेवरेट भजन क्या है? गांधी जी का फेवरेट भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए। ठीक है, आपने ये भजन सुना होगा जरूर। तो ये किस भाषा में है? ये गुजराती भाषा में है। ठीक है। अफसाना कौन है? मुंबई की नागपाल बास्केट एसोसिएशन की एक खिलाड़ी है। मुंबई में क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है। इस बास्केटबॉल एसोसिएशन में कौन कौन सी खिलाड़ी हैं? अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन। ठीक है। इसमें ये सारी खिलाड़ियां हैं। लड़के और लड़कियों के खेल कैसे हों? एक जैसे हों, जिससे सभी को क्या मिले? बराबरी का मौका मिल सके। ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है पेडागोगी के हिसाब से भी। खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है। जितने भी खिलाड़ी होते हैं, अगर हमें उनकी योग्यता को जानना हो तो उनकी योग्यता की पहचान किससे होती है? उनके खेल से होती है, ना कि उनकी जातियों से और ना ही उनकी आर्थिक स्थितियों से। कोई खिलाड़ी खेल में जितना अच्छा खेलता है उसी से उसकी पहचान होती है, ना कि उसकी जाति क्या है, वो किस आर्थिक स्थिति से आता है। इससे उस खिलाड़ी की पहचान नहीं होनी चाहिए। टीम के हर खिलाड़ी की ताकत और उसकी कमजोरी को समझना जरूरी है। अगर हम एक टीम वर्क करना चाहते हैं तो हमें अपने हर खिलाड़ी की ताकत पता होनी चाहिए और उस खिलाड़ी की कमजोरी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। नूर खान कौन है? इस टीम के कोच हैं। इस ग्राउंड का नाम क्या है? बच्चू खान प्लेग्राउंड। इस ग्राउंड का नाम क्या है? बच्चू खान प्लेग्राउंड। यहाँ पर ये पॉइंट आपको बहुत ही हृदय को छू जाने वाला लगेगा। दिन काम की भगदड़ में चला जाता है और शाम पुरानी यादें लेकर आती है। ठीक है, अच्छा लगा ना आपको? ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बांध बनाने से वहाँ रहने वाले लोगों को क्या परेशानियाँ होती हैं? ठीक है, जब किसी नदी के किनारे बांध बनाया जाता है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या परेशानी है? जैसे अभी टिहरी बांध, अभी हम टिहरी बांध की बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ बना है, उसके उस परिप्रेक्ष्य में ये शायद पॉइंट होगा। या जितने भी बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ लोगों को विस्थापित किया जाता है, उन्हें कई वायदे किए जाते हैं, तो उनसे क्या परेशानियाँ होती हैं? जैसे गांवों को नदी किनारे से हटाना होगा। ठीक है, जिनके पास अपनी ज़मीन है, जो उस गांव में रह रहे हैं तो उसकी ज़मीन आसपास ही होगी, उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। कहाँ जगह दी जाएगी? बहुत दूर होगी और वो बिल्कुल नई जगह होगी। ठीक है, दूसरी जगह जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ स्कूल भी मिलेगा, वहाँ इन्हें बिजली भी मिलेगी और अस्पताल और बस और ट्रेन भी, वहाँ की सुविधाएं भी
मिलेंगी। पर जितने भी वादे किए जाते हैं, क्या ऐसा होता है? अगर आप उस गांव में रह रहे हों जहां पर बांध बनाया जाना है और आपको विस्थापित करके कहीं और भेज दिया जाए जहां ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप क्या वहां जाना चाहेंगे? ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये आगे जो पॉइंट आने वाला है ये गुजरात से संबंधित है, ये बनगाम, ठीक है, दामजी भाई से संबंधित है। ठीक है, तो सूखी लौकी, अभी हमने पीछे के पॉइंट में पढ़ा था, सूखी लौकी से बीन, खंजरी और तुम्बा नाम के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। अब फिर यहाँ सूखी लौकी का प्रयोग किया गया है। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। तो बीजों को संरक्षित पुराने टाइम में कैसे करते थे? सूखी लौकी में बीज भर देते थे और उसको मिट्टी से लीप देते थे। बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कीड़े लगने से बचाने हो तो उसमें नीम की पत्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब ऊंधियूं कैसे बनाते हैं? खेत में ही सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जी को मसालों के साथ एक मटके में भर देते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, उसे ऊंधियू कहते हैं, जिससे मसाले वो सब्जी में आसानी से मिल जाएं। ऊंधियू का मतलब गुजराती भाषा में क्या होता है? उल्टा, यानी ऊंधियू है वो गुजराती भाषा का शब्द है। ठीक है, गेहूं और कपास की फसल को अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ही फसल, ठीक है, बार बार उगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति पर क्या असर पड़ता है? वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? अगर हम गेहूं ही उगाते रहें तो गेहूं में जितने भी पोषक तत्व लगते हैं वो उस मिट्टी से खींचे जा चुके हैं। अगर हम हर बार गेहूं ही उगाएंगे तो सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशियंट्स या मिनरल्स गेहूं के पौधों में चले जाएंगे, तो उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की उस मिट्टी में कमी हो जाएगी। सन 1997 से 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, ये इनका जान गंवाने के बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्रोटोन क्या होता है? क्रोटोन पौधे की जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पानी देने की ज़रूरत है। केंचुए क्या करते हैं? केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन कैसी बनती है? उपजाऊ बनती है। झारखंड राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुडुकू भाषा बोली जाती है। ये आदिवासियों की भाषा है। ये किसकी भाषा है? झारखंड राज्य में जो आदिवासी रहते हैं उनकी ये भाषा है। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि झारखंड से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। झारखंड राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर एक गर्ल्स हैं जिनका नाम है सूर्यमणि। ये उन्हीं की कहानी है, ये उनके आसपास घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगल से जुड़ी है। जितने भी आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगी जंगल से जुड़ी होती है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात बताई गई है, केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते हैं। ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि वृक्षारोपण किया जाता है वो जो सावन के महीने में कि अगस्त के महीने में किया, यानी जब बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, मानसून सीजन में होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वृक्ष लगाओ और जंगल बनाओ। क्या सिर्फ सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल बन जाते हैं? नहीं, जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर किस प्रकार रहते हैं, उनमें किस प्रकार का रिलेशन है, इनसे
आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कैसी है, इससे बनता है जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूर्यमणि की बात पहले ही कर चुके हैं, ये इसकी कहानी है। ये इनके गांव में एक बुधिया माई रहती थी। उनका कहना क्या है, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है। जंगलों पर किसका हक है, आदिवासियों का हक है। हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह इन जंगलों को हम काटते नहीं हैं। ठीक है, तो जंगलों के ठेकेदार होते हैं, उनकी तरह हम जंगलों को काटते नहीं हैं। हमारे लिए जंगल हमारा क्या है, साझा बैंक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें, साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं है। इसमें कुछ भी मेरा या तेरा नहीं है। हम जंगल से उतना ही लेते हैं इतनी ज़रूरत होती है। तो आदिवासी लोग जंगल से उतना ही यूज करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। तो जंगल के खजाने से यहाँ क्या तात्पर्य है, लकड़ी, चंदन। ठीक है, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत, विभिन्न तरह के एनिमल्स, ये सब जंगल का खजाना ही है। जड़ी बूटियाँ, इनको ये लोग लूटते नहीं हैं, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लेते हैं। सूर्यमणि, ठीक है, सॉरी, हाँ, सूर्यमणि और बसवी, कौन है बसवी दीदी, पत्रकार हैं। इन्होंने किसकी शुरुआत की, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। इनने किसकी शुरुआत की, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इनके जंगल बचाओ आंदोलन के केंद्र का क्या नाम है, तोरांग। तोरांग का कुडुकू भाषा में मतलब क्या होता है, जंगल होता है। क्या मतलब होता है, जंगल। जमीन के नीचे से पानी निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल, ये सभी के साझे खजाने हैं। कैसे खजाने हैं, ये सभी के साझे खजाने हैं। जंगल अधिकार कानून, जंगल अधिकार कानून क्या है, ठीक है, हाँ, जंगल अधिकार कानून क्या होते हैं, जंगल अधिकार कानून है, जंगल अधिकार कानून है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, और जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों, कितने सालों से रह रहे हों, लगभग 25 सालों से रह रहे हों, उनका जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो जंगल बचाने का काम कौन करेगा, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का मुद्दा है। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम में कौन सी खेती होती है, मिजोरम में झूम खेती होती है। मिजोरम में कौन सी खेती होती है, वो मिजोरम में झूम खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, एक टीन, यहाँ पर ये टीन है। ठीक है, हाँ, एक टीन, हम जितनी ज़मीन बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। यहाँ पर भी टीन ऐसे लिखा जाएगा, एक टीन ज़मीन। झूम खेती क्या होती है, ठीक है, इसको विस्तार से समझेंगे। झूम खेती, हाँ, अब ठीक है। तो एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जंगल में जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को भी नुकसान ना पहुंचे, यह देखना भी पड़ता है। फिर जब खेती की बारी आती है तो उसे जोता नहीं जाता, ठीक है, बल्कि मिट्टी को हिलाकर उसमें बीज छिड़क देते हैं। उसमें क्या करते हैं, बीज छिड़क देते हैं। ठीक है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज फसल के साथ उगाए जाते हैं। अगर उसमें अनचाही घास भी उगाती है तो भी उसे उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे क्या होगा, इससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है,
अगर किसी परिवार में खेती का काम पिछड़ जाता है तो लोग मदद के लिए आते हैं। बस उस परिवार को क्या होता है, उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसल क्या है? यहाँ की मुख्य फसल चावल ही है। यहाँ पर कौन सा डांस किया जाता है? चेराव डांस किया जाता है। कब? फसल के पकने पर। चेराव डांस कब किया जाता है? फसल के पकने पर। ठीक है, अब यहाँ चेराव डांस के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। चेराव डांस क्या होता है? इस नाच में जमीन पर बांस की डंडियों को लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती हैं। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इसे हम चेराव डांस कहते हैं। बहुत सी चीज़ें हम आसानी से सीख पाते हैं जब हमें उसका क्या मिलता है? माहौल मिलता है। जब हमें उसका क्या मिलता है? माहौल मिलता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया सन 1882 ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकी के फादर भी कहते हैं। इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। जोड़ियों में कौन कौन से गुण आते हैं? जैसे बीज का चिकना होना या खुरदरा होना, पीला और हरा होना, पौधे का लंबा और नाटा होना। ठीक है, ये सारे गुण जोड़ियों में आते हैं। चिकने बीज और खुरदरे बीज की अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज चिकने या खुरदरे होंगे। ठीक है, अगर हमने मटर उगाने में चिकने बीजों का प्रयोग किया है या खुरदरे बीजों का प्रयोग किया है तो उसके अगली पीढ़ी के बीज भी कैसे होंगे? चिकने हो सकते हैं या खुरदरे हो सकते हैं। इसी तरह रंग के गुण में भी होता है। अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला या हरा रंग मिलाकर कोई नया रंग नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हमने पीले रंग के मटर के बीज यूज किए और हरे रंग के मटर के बीज साथ में यूज किए, इससे ये नहीं है कि उससे एक नया रंग बन जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसी पहचान गुण होती है जो हमें परिवार से मिलती है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से सीख लेते हैं, पर कोई बीमारी या ज़्यादा कम की वजह से हम में कुछ बदलाव भी आते हैं। ठीक है, और यही सब मिलकर ही हमारी पहचान बनाते हैं। यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी पहचान बनाते हैं। दशहरा पर क्या बनाई जाती हैं? पूरन पोली। ये क्या होती हैं? चने की दाल से बनी मीठी पूड़ियाँ। ये क्या होती हैं? चने की दाल से बनी हुई मीठी पूड़ियाँ। मुकादम लोग कौन होते हैं? कर्ज वसूल करने वाले। मुकादम लोग कौन होते हैं? कर्ज वसूल करने वाले लोगों को मुकादम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये थी क्लास 5 की NCERT। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट किया था। ठीक है, और थोड़ी सी हमने थोड़ा ज़्यादा भी देखा और हमने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का संस्कृति भी जानी। ठीक है, ये सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी पॉइंट्स आएगा। इसमें से 100% आपको इसमें से ज़रूर पेपर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।